नमस्कार। अभिनय वह कला है जिसमें कलाकार अपने भावों, अपने विचारों और अपने अनुभवों को किसी पात्र के माध्यम से व्यक्त करता है। यह दूसरों की भावनाएं समझने और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त करने की क्षमता देता है। अब ये कभी हंसाता है, कभी रुलाता है और कभी-कभी सोचने को मजबूर भी करता है। अभिनय वास्तव में एक जीवन ही तो है जिसमें कलाकार पर्दे पर या मंच पर अलग अलग लोगों की ज़िंदगी जिया करता है। आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कलाकार से जिन्होंने पर्दे पर, मंच पर कई जीवन जिए। सुनील कौल। सुनील सर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुशनसीबी है कि ज़िंदगी में ऑन सेट तो शूटिंग में अलग अलग किरदारों में हम रोल निभाते हैं, लेकिन ये कभी कभार ही खुशकिस्मती होती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना, इसकी एक अलग ही बात है। तो आपको अलग अलग किरदार निभाने की आदत कब से पड़ी? मैं कहता हूँ शौक। ये आदत क्या कहें, ये एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो बच्चा होश संभालता है तो कुछ ऐसी चीज़ें उसको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो वो एक जिसको हम शौक कहेंगे, शौक के रूप में उभर आती हैं। आपने सही कहा कि बच्चा भी इनेक्टमेंट करता है बहुत ज़्यादा, छोटा बच्चा खासकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें किसी ख़ास शख्सियत का हाथ है, मैं उनका नाम ज़रूर अभी ले लूँगा, लेकिन जो बचपन से जो मैं चल रहा हूँ, ये मैं इसी चीज़ के इन टच में था। तो तब हम कश्मीर में थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ उस वक़्त जो कुछ रामलीला वगैरह के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग कुछ ड्रामा किया करते फेस्टिवल किया करते थे, तो उसमें बच्चों का रोल भी होता था। तो मुझे मौका मिलता था। अब मेरे जो टीचर थे स्कूल के, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे कि मतलब कि सुनील में थोड़ा सा ये इस लड़के में थोड़ा टैलेंट है, तो ज़रा मैं देखूं, तो इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टेज शो के लिए। कोई छोटे बच्चों के रोल होते थे उनमें, राजा महाराजाओं के, लाइक दुष्यंत शकुंतला वगैरह वगैरह। तो मुझे याद पड़ता है कि जैसे कि हनुमान की सेना में भी लोग शामिल होने के लिए बहुत लालियत रहते थे, उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता कि हनुमान की सेना में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें कोई पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा याद है, रोहित का है कोई कैरेक्टर था। अच्छा। बचपन में तो उस तरीके के कैरेक्टर में निभाता रहा। तो फिर हम तो बचपन से फिर हमारे स्कूल की तरफ से, या फिर हमारे अपने जो वहाँ पे इकट्ठे लोग रहते थे, हम मिलकर तो एक ड्रामाटिकल हमने वो बनाया हुआ था। तो वो हम किया करते थे स्कूल की तरफ से भी। फिर गांव-गांव जाकर थोड़ा सा वो भी एक अच्छा विजन था, अच्छी लाइट थी उन दिनों, बहुत अच्छा था। तो जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम शायर लोग, अदीब लोग निकले हैं। अच्छा, वो तो मिट्टी में वही बात है फिर तो। डिस्ट्रिक्ट शोपियान है, जिसको हम अभी डिस्ट्रिक्ट शोपियान कहते हैं। तो वहाँ से लोग के लिए भी काफ़ी फ्रूट्स के लिए बहुत मशहूर हैं। और काफ़ी फिल्मों की जो बॉलीवुड के लोग हैं, मैक्सिमम वहाँ पे पहलगाम भी प्रेफर करते हैं, तो शोपियान को भी नहीं छोड़ते थे। अच्छा। ऐसी कुछ मनमोहक सीनरियाज, वो लोकेशन थी वहाँ की। तो वहाँ पे ही मैक्सिमम वहीं से हमने ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो कह सकते हैं कि वो जीन्स में वो चीज़ थी, फिर वो वहीं से शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ में मेरा एक सपोर्ट था, मेरे ग्रैंडफादर साहब। अच्छा। वो वहाँ पे एक नियर में एक जगह है बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम कौसर नाग है। अच्छा। शोपियान के कौसर नाग, साथ। बिल्कुल हाँ। तो वो वहाँ पे कौसर नाग की नाम से एक मैगजीन निकला करती थी। अच्छा। वहाँ से। तो उसके संपादक थे वो। अच्छा। श्री श्याम सुंदर प्रभाकर। अच्छा। तो वो यहाँ पे आफ्टर हिज रिटायरमेंट वो जागृति निकेतन स्कूल में संस्कृत भी पढ़ाते थे। अच्छा। डॉक्टर करण सिंह के साथ भी उनकी डिबेट में हिस्सा लेते थे। अच्छा। और यहाँ छोटा मोटा हफ्तावार प्रोग्राम होता था पंपोश रेडियो स्टेशन में, वो आजकल भी चलता है। वो आजकल भी चलता है। तो उनमें उसमें वो हिस्सा लेते थे। अच्छा। तो ये वो उनकी देन है। फिर यहाँ जब हमारे फादर साहब का दरबार मुँह डिपार्टमेंटली होता था, तो हम यहाँ सर्दियों में आते थे। तो ये नाना जी भी हमारे जो थे वो पंपोश प्रोग्राम में वो हिस्सा लेते थे।
तो भाई एक बार ऐसे ही कोई ऑडिशन निकला था, तो बोले कि बेटा वहाँ ऑडिशन निकला है तो आपको तो बहुत शौक है, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज था कि ये क्या कर सकता है। तो मैं रेडियो स्टेशन गया था, तो मेरे ख्याल से 10th के पेपर दिए थे। अच्छा। तो आपने युवानी सर्विस में दिया होगा? युवानी में दिया था स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मैं थ्रू हो गया, मुझे लेटर आया तो मेरे को सिलेक्ट किया गया था। तो मैं काफ़ी, जो आजकल हम मेरे कोलीग्स रहे हैं वो वहाँ पे, ये अपने मदन रंगीला साहब हैं, जनक खजूरिया, ये नहीं, जो मेरे बैच के थे वहाँ पे उस वक्त, एक सागर हैं हमारे, जे.आर. सागर हैं, और मुझे नाम सुनीता भगत थी। वो हम ये सब कुछ, देवेंद्र नंदा, अब नाम पूरे याद नहीं आ रहे हैं। ये सारे हम एक टीम हुआ करती थी। मेरी युवानी सर्विस के हमारे बैच के थे। इवन मुश्ताक काक, वो भी काफ़ी शमूलियत किया करते। फिर वो गीतों भरी कहानी लिखते थे, फिर वो आवाज़ वगैरह उस हिसाब से सिलेक्शन हुआ करती। तो ये एक शौक़ की वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फिर टेलीविज़न आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी शुरुआत युवानी सर्विस से हुई जी, लेकिन जम्मू व कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू व कश्मीर को अगर एक्सपोजर नहीं मिला, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि DD1 में भी एक्सपोजर था, एक चंक हुआ करता था कश्मीर को लेकर। DD2 मेट्रो पे भी एक्सपोजर था, वहाँ पे भी आधे घंटे का चंक हुआ करता था जिसमें कश्मीर बेस्ड स्टोरीज दिखाई जाती थी। उसके बाद जम्मू व कश्मीर मुझे लगता है एक मात्र राज्य था जिसमें 3 केंद्र चला करते थे। बिल्कुल। DD श्रीनगर, DD कश्मीर, DD जम्मू। हाँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा काम था कि लोगों के पास वक्त नहीं था, कलाकार ओवर बिजी थे। बिल्कुल। कैसा दौर था वो? ये एक हमारा सुनहरी दौर था, क्योंकि सुनहरी दौर के बाद फिर हम गहरे गर्त में भी आए। तो पहले सुनहरी दौर को याद करते हैं। सुनहरी दौर ऐसा था कि आप यकीन माने कि हमारे घर वाले तरसते थे हमारा चेहरा देखने के लिए। इतने बिजी रहते थे हम काम में, मुश्किल से अगर आगे कुछ चेंज ओवर करने के लिए घर में, तो वरना अदरवाइज़ नहीं। तो इसी तरीके से दिन हमारे सुनहरे, जो दिन हम कहेंगे, सुनहरे पल जो कहेंगे हम, काफ़ी वहाँ से उस दौर में डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक बिजी थे। और हर एक के घर में आपने देखा इस हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का एक बहुत ही बड़ा दौर रहा है। उस दौर में भी उस दूरदर्शन को ज़िंदा रखना, हम जैसे लोगों ने ही उसमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके उसको, उसके नाम को ऊपर रखा। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सुनील जी ने कहा कि मिलिटेंसी का वह दौर और आर्टिस्ट ओवर बिजी हो गए, लेकिन आर्टिस्ट ओवर बिजी किस में थे? क्योंकि एंटी मिलिटेंसी सीरियल कर करके, जिससे कि आर्टिस्ट को, टेक्नीशियंस को और राइटर्स को कितना बड़ा थ्रेट था। बिल्कुल थ्रेट था। उसके बावजूद उन्होंने कला का पूरी तरह से प्रदर्शन उसके बावजूद सर पे कफन बांधकर हमारी तरफ से जो योगदान था, जैसे आर्मी का अपना योगदान होता है, पुलिस का अपना योगदान है, या किसी और का अपनी तरफ से योगदान था, हम आर्टिस्टों की तरफ से था। ये सबसे बड़ा योगदान यही कर सकते थे आर्टिस्ट, यही कर सकते थे हम लोग, यही मैसेज कन्वे कर सकते थे थ्रू ए चैनल, थ्रू ए स्क्रीन। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से ये योगदान रहा और हम पीछे नहीं हटे। हमने बहुत अच्छे से अपने किरदार बखूबी निभाए अपने देश के लिए। हमने कोई एहसान नहीं रखा, लेकिन हमने भी अपनी तरफ से योगदान दिया। ये कोई कल को ये कहेगा कि इनकी तरफ से कोई योगदान नहीं था, बिल्कुल 100% था। मैं तो ये भी कहूँगा कि जब सीरियल बाहर के लोगों को अलॉट हुआ करते थे, DD कश्मीर में कई बाहर के प्रोड्यूसर भी रहते थे, वह भी अगर सीरियल की शूटिंग करते थे, उनको जम्मू में शूट करना होता था, कश्मीर में शूट करना होता था, तो लोकल टैलेंट उनके लिए लेना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। ये पैसा बेशक वह कमाते थे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट हमेशा यहाँ पर टेक्नीशियंस की और कलाकारों की यहीं की होती थी। बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर वो उनका स्क्रिप्ट जो है, बेशक वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बाहर के हैं, उनकी डिमांड जम्मू कश्मीर है, तो उनको तो हमारे चेहरे लेने ही पड़ेंगे और वो मजबूर हैं हमारे चेहरे लेने के लिए। इस तरीके से भी हम लोग बहुत बिजी रहते थे। मुझे पूरा याद है, जम्मू कश्मीर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के अलावा बाहर हमारे आउट ऑफ स्टेट जो लोग आते थे, मैंने खुद काम किया है, मुंबई लोगों से, दिल्ली वाले लोगों से, और भी कई इलाकों से लोग आते थे। हमने यहाँ पे काफ़ी शूटिंग्स की उनके साथ, लेकिन
जम्मू कश्मीर के चेहरे ही लिए। हमने एक बार कहीं मनाली में जाकर कहीं शूटिंग की, लेकिन चेहरे जो थे, फेसेस जो थे, आर्टिस्ट जो थे, वो हमारे JNK मुझे लगता है से मनाली में इसलिए शूट हुआ होगा क्योंकि कश्मीर का बैकड्रॉप दिखाना है। हाँ, हाँ। कश्मीर में तब हालात इतने अच्छे नहीं थे। हालात की वजह से उनको मजबूरन जाना पड़ता था वहाँ पे, लेकिन बैकड्रॉप दिखाना तो पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चीटिंग भी नहीं हुई है, कि कोई गलत चीज़ दिखाई है या गलत जगह हम अलग कोई जगह गए हैं, लेकिन वो हमारी एक मजबूरी थी। स्टोरी बिल्डअप करने की। वो अथॉरिटीज़ भी समझती थी कि एक थ्रेट में जा रहे हैं, तो इनको कोऑपरेट तो करना है, और हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और कोऑपरेशन निभाई अथॉरिटीज़ के साथ। आपने थ्रेट की बात की, तो वह सुनहरी दौर ख़त्म हो चुका है। वो ख़त्म हो चुका है। वही थ्रेट जो तब कुछ और शक्ल इख्तियार किए हुए थी, जी जी, आज कुछ और है। बिल्कुल। आज थ्रेट यह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। आप जिन लोगों ने वहाँ उस दौर में बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि मैं एज राइटर ही काम करूंगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज आर्टिस्ट काम करूंगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ तो मुझे पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर एकदम से जो पलटा बजा, ये एक, देखिए, अगर मैं पूरे हमारे आर्टिस्ट तबके की बात करूँगा तो मैं एक अपने पर्सनल लेवल पे ही एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप ये समझ सकते हैं कि सारे तबके की बात कर रहा है। बिल्कुल। मैंने अपने आप को इस सांचे में डाला, मुझे नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र आई। मेरे फादर साहब पुलिस में थे, वो घर में अलग कंट्रोवर्सी थी कि ये क्या बना है, तो हमें क्या चाहिए। मैं समझते थे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है, ये जॉब करेगा तो ये एक स्टेबल बंदा हो जाएगा, तो चलो घर गृहस्थी चलेगी। लेकिन मुझे यहाँ से इस शौक की वजह से इसने मुझे इस तरीके से झंझोड़ के रख दिया, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का। क्यों? जब बुरा वक्त आने लगा, जो सुनहरे दिन जब ख़त्म हो गए, हम लोग एकदम मिट्टी, मतलब कि हमारा ऐसा फील होता था कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, ऐसी सोचें आने लगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब वो दौर निकला, काम चल रहा था ज़ोरों शोरों से, अच्छा लगता था सबको, सभी, चाहे वो राइटर के रूप में था, चाहे वो प्रोड्यूसर के रूप में, चाहे वो एक्टर के रूप में था, तो चाहे वो डायरेक्टर के रूप में था, या टेक्नीशियंस, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं बिहाइंड द कैमरा। उनका सबका एक सपना था, एक टीम वर्क होता है, एक टीम वर्क है, हर एक इंडिविजुअल का एक सपना था। तो हमें काम मिलता है तो हम चलते हैं, चीज़ हमारी दाल रोटी चलती है। दो चीज़ें इसमें फ़ायदा ये था, दो चीज़ों का। एक तो उसका अपना एक शौक पूरा होता था, दूसरा वो उसको दाल रोटी के पैसे वो बेचारा कमाता था, तो उसको ज़रूरत नहीं थी, तो उसको ज़रूरत नहीं थी आगे पीछे मेहनत करने की, बायोडाटा बनाने की, टेबल टू टेबल जाने की, या गवर्नमेंट जॉब में एफर्ट्स लड़ाने की। क्यों? क्योंकि वो मुतमईन था, ही वॉज 100% सेटिस्फाई विद हिज ओन दिस जॉब, जो वो कर रहा था। वो सपना इतना अरूज पे चढ़ गया, मानो किसी की नज़र लग गई, और वो इंसान एकदम से नीचे गिर गया, जैसे किसी ने उसको ऐसा इतनी ऊंचाई से धक्का मार के उसको एकदम से नीचे गिरा दिया। वो बेचारा आज की डेट तक उठ नहीं पा रहा है। मैं वही कहना चाहता था, ये दुखद है। और अभी तक आप यकीन माने राजेश्वर जी, मैं खुद अपनी बात करूंगा, कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे दूरदर्शन के, 2010-11 की ये बात है, ये 2025 का दौर जा रहा है। 15 वर्ष बीत चुके हैं। 15 वर्ष बीत चुके हैं, पेमेंट अभी तक नहीं आई। पेमेंट अभी तक नहीं आई, आप भी समझते हैं। मैं वही कहना चाहता था कि हम उस दौर में उस दौर को भी देखते हैं, जब पैसे भी मिलते थे, काम भी चलता था, तो हम आगे की जो रणनीति बनाते थे। लेकिन हम क्या रणनीति बनाएं, हम खुद को क्या खिलाएं या अपनी फैमिली को कैसे फीड करें, ये हम मतलब हमारे दिमाग में यही सवालात दिन रात चलते रहते हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाइए, 2010-11 की पेमेंट अभी इन द शेप ऑफ बैकलॉग अभी भी पेंडिंग पड़ी है विद अथॉरिटीज़, विद दूरदर्शन। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अभी हाल ही में मैंने रिसेंटली कुछ दिन सोशल मीडिया पे देखा कि अब ये गवर्नमेंट जो है, ये JNK की गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इनमें प्रोत्साहन
इनको प्रोत्साहन दे दो, इनको बूस्ट अप करो। देखिए साहब, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथों से बजती है। जब बड़ा भाई कुछ हुक्म करेगा कि भाई ऐसे करो, ये इनके लिए ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ 100% यहाँ कुछ मूवमेंट होगी। जब वहाँ सेंटर से ही जब कुछ ऑर्डर नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भी अधीन है सेंटर के, क्योंकि ये दूरदर्शन जो है वो अल्टीमेटली जो जितने भी इदारे हैं थ्रू आउट इंडिया वो तो सेंटर के ही अधीन है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक तो बैकलॉग की बात मैंने करी, दूसरा प्रोग्रामिंग। एक भी प्रोग्राम नहीं है हमारे इस JNK में, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी लोग इसके साथ मुलव्वस थे, जितने भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी हालत, उनकी दशा कैसी होगी। सवाल ये बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे ये है। सही है, क्योंकि तो हमारी फीलिंग्स को भी नहीं समझते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो पैशन था वह अब डिप्रेशन बन चुका है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए कार्य करते हैं तो एक फाइल बनती है प्रॉपर, वहाँ पे एक हेड होता है जिसे स्टेशन डायरेक्टर कहा जाता है दूरदर्शन केंद्र में। वह अगर आपकी फाइल अप्रूव करता है तो उसके साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, क्योंकि एक राइटर होता है जो स्क्रिप्ट लिखता है, टेक्नीशियंस होते हैं, शूट होती है स्क्रिप्ट, कलाकार आते हैं। जब वह पूरा शूट हो गया, एडिट हो गया टेबल से, उसके बाद प्रीव्यू हो गया, फिर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर क्यों वेट करें वर्षों वर्षों तक। और ज़्यादातर ये भी देखने में आया है कि जैसे फाइल भरी जाती है, विंडो जब भी खुलती है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहाँ पे देनी पड़ती है, इन फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट वगैरह जमा करवाना पड़ता है, बैंक गारंटी देनी पड़ती है। बिल्कुल, वह भी लोगों ने दी, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, उन्होंने बैंकों से उधार लेकर वह सारी चीज़ें पूरी की, जो फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। लेकिन फिर आपकी अगर पेमेंट नहीं आती तो वह तो बिल्कुल डूब जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 15-15 वर्षों से अगर किसी आर्टिस्ट की, प्रोड्यूसर की, टेक्नीशियन की पेमेंट पेंडिंग है, अब तो एक जनरेशन गैप उसको कह सकते हैं। 15-20 बिल्कुल वर्ष सर, आप आपने मुझे तकरीबन मतलब मैं भी आपको देखता आ रहा हूँ इतने वर्षों से, आपने भी मुझे इतने वर्षों से देखा। आप भी अपनी जगह ये सोच रहे होंगे कि सुनील कौल जो है एकदम से चेंज हो गया है। ये सारी वजूहात जो है, एक ज़हनी अजाब जो होता है वो सबसे बड़ा सेटबैक है। यही इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। हम ये चाहते हैं, अगर आप यकीन माने, हम सिर्फ सिंपली इतना ही चाहते हैं कि जैसे पहले हमको बूस्टिंग मिला करती थी, वो बूस्टिंग, वो मॉरल बूस्टिंग काफ़ी काम करती है। कहते हैं ना कि ये कहावत मशहूर है कि दवा नहीं दुआ काम करती है। तो इसी तरीके से अगर हमें ये बूस्टिंग ही देते स्टार्टिंग से, जी आपका कोई है, आपके सरों पे हाथ है जी, तो आप चिंता ना करें, तो शायद हम फिर से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी जो जम्मू कश्मीर की है, बार बार उसकी दुहाई देते हैं, तो वो फिर से जिंदा हो जाएगी। लोगों के जो माइंडसेट सोच चुके हैं वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि अगर दवा मिले, दुआ मिले, अगर नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि प्रसार भारती बोर्ड बनने के बाद सभी जगह पे दूरदर्शन केंद्र में ना तो रिक्रूटमेंट हुई, ना प्रोग्रामिंग के लिए फंडिंग आ रही है, हो सकता है सेंटर की कोई ऐसी स्कीम्स हों, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि एक आर्टिस्ट को सिर्फ एक ही केंद्र पे डिपेंडेंट नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल। उसके लिए क्या आर्टिस्ट को ये नहीं चाहिए कि, क्योंकि ज़्यादातर अब OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, प्राइवेट है ना, इतने ज़्यादा चैनल आ चुके हैं, यहाँ पर जम्मू व कश्मीर फिल्म पॉलिसी तक डिक्लेयर हो चुकी है, बाहर से लोग फिल्में शूट करने के लिए आ रहे हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया जा सकता क्या लाइन प्रोड्यूसर बनकर कि बाहर से लोग आएँ, उनको कास्ट भी दें, लोकेशंस भी दें, वह जो धंधा जिसको मैं बोलूँगा चौपट हो चुका था कई वर्षों से, उसे फिर से हरियाली नजर आने लगेगी? देखिए ऐसा है, कहने को बहुत कुछ
कहते हैं। और कुछ रियर लोग जो मैं सुनने में आया है कि वहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं, जम्मू कश्मीर में शूटिंग करते हैं। ये तो पहले से ही होता आया है कि मैक्सिमम जितनी शूटिंग होती है वो तो कश्मीर की ही लोकेशन में शूट होता है मैक्सिमम। तो जितनी भी उनको कास्ट चाहिए है, तो अब कितनी कहाँ से कैसे कैसे करते हैं, आदि तो बाहर से ही होती है। फिर जो कुछ रेयर बचती है वो कश्मीर से ले लेते हैं, जम्मू से मैं कह नहीं सकता कितनी लेते हैं कितनी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। एट रैंडम अगर आपके पास मतलब 10 बच्चे हैं तो आपको 10 बच्चों की तरफ पूरा नज़र इनायत, जिसको कहते हैं नज़र इनायत करने की ज़रूरत है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा, मेरी ये गुजारिश है हाथ जोड़ के अथॉरिटीज़ से, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट एक फील है, एक एहसास है, वही उस चीज़ को उभारता है इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ दिस स्क्रीन एंड ऑल दीज थिंग्स। हमारा ये जो पौधा था, मैं अथॉरिटीज़ को ये एड्रेस कर रहा हूँ डायरेक्टली, वो भी हाथ जोड़ के विद हम्बल रिक्वेस्ट, कि ये पौधा जो आपने लगाया था, फला फूला, आपने पानी डाला, पौधे को सींचा, पाल पोस के बड़ा किया, और एक वक्त ऐसा वक्त आया कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कहीं ये सुकड़ तो नहीं गया है, कहीं इसको पानी देने की ज़रूरत तो नहीं है दोबारा से, ताकि ये फले फूले। वो आपका वो प्यार, वो आपका वो जो इन द शेप ऑफ आशीर्वाद, या यूँ कहेंगे कि हाथ आपने वो आशीर्वाद का या वो साथ देने का वो हाथ है, वो कहाँ पे चला गया। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके उस पौधे को फिर से सींचिए, सो दैट कि वो फिर से ज़िंदा हो जाए, फिर वो सब लोगों को अपने उस छत्र छाया में ले, ताकि उनको एक राहत की सांस मिले। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। उम्मीद करेंगे कि जो आपने संकेतों के माध्यम से जी। बात पहुंचाने की कोशिश की है, जी। वह अथॉरिटी तक पहुंचेगी भी। जी। और जैसा अतीत सुनहरी था, जी। वर्तमान बेशक संकटग्रस्त है, जी। भविष्य फिर से सुनहरी हो पाएगा। बस ये आशा और उम्मीद करते हैं। यही हमारे पास एकमात्र हथियार है कि हम उम्मीद कर सकते हैं और अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि वह उम्मीद पूरी भी होगी। आप एक्साइटेड स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी सुनील कोल जी से। उन्होंने कहा संकेतों में वह चीज़ पहुंचाने की कोशिश की है कि वाकई अगर आप जब कई वर्षों तक काम देते हो, फिर वह कलाकार हो, टेक्नीशियन हो, राइटर हो, या कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कलाकार हो, साहित्यकार हो, तो उसको उम्मीद बंधती है कि मैं अब इसी फील्ड में अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाऊंगा। उम्मीद है कि ये बात अथॉरिटीज़ तक पहुंचेगी और वर्तमान फिर से सुनहरी दौर की तरफ अग्रसर हो पाएगा। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।